एक पंडित जी ने मेरी मम्मी को कहा था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो अभी मेरे जो सराउंडिंग के लोग थे वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते थे। So hi everyone. Today we have someone very special with us. तो आप सबने अपना आई थिंक रिसेंटली अपना रिजल्ट चेक किया होगा। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के फाइनल रिजल्ट सबके अनाउंस हो गए हैं। तो बहुत बच्चों का प्रैक्टिस मॉक के थ्रू जो लोग प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, उसमें से टुडे वी हैव पूर्णिमा विद अस, पूर्णिमा कुमारी। एंड उनकी जर्नी भी बहुत स्पेशल रही है बिकॉज पूर्णिमा एक टिपिकल बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं है। अगर आप पूर्णिमा के बाद हम जैसे भी जानेंगे तो पूर्णिमा हैज बीन ऑल ओवर द प्लेस। उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए हैं, बैंकिंग भी दिए हैं, इनफैक्ट सीटैट तक दिया है। तो काफी मतलब मेरे को काफी इंटरेस्ट था इनकी जर्नी जानने में, क्योंकि जनरली हमें देखने को मिलता ही या तो कोई बच्चा बैंकिंग पे इंटायरली फोकस करता है, या फिर जो एसएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें बैंकिंग का कुछ अता पता भी नहीं होता। कैसे हो आप? थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है आज। सो पूर्णिमा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि अ, अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि कैसे कैसे आपने एग्जाम्स देना शुरू किए, विच वर दी फर्स्ट एग्जाम्स, फर्स्ट टू एग्जाम्स। और ये जो आपकी जर्नी है जिसमें आपने एक जगह बैंकिंग एग्जाम्स भी दिया, आईबीपीएस एसबीआई, दूसरी तरफ आपने एसएससी भी दिया और उसमें आप सक्सेसफुल भी रहे थोड़े बहुत। तो ये tangent कैसे, मतलब ये कहानी कैसे घटी कि आप दोनों तरफ फोकस करने लगे? स्टार्टिंग से मेरा फोकस एसएससी पे था। तो मैंने जैसे ही इंटर दिया और उसके बाद मैं एसएससी सीएचएसएल देने लग गई। 2 अटेम्प्ट मैंने लिया, उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। बट लास्ट ईयर जब मैं ग्रेजुएट हो गई उसके बाद मैंने आईबीपीएस कलर का फर्स्ट एग्जाम दिया था। एंड वो एग्जाम देने के बाद मुझे आइडिया लग गया कि अच्छा इस जोन में मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद से मैंने अपने प्रिपरेशन शुरू किया। एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ लास्ट ईयर भी मेरा प्री क्लियर हुआ था और इस ईयर मैंने इंटरव्यू तक फेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े मार्क्स से मैं रह गई। तो लास्ट ईयर बैंकिंग का मैंने प्रिपरेशन कर नहीं रखा था, बट लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि विदाउट प्रिपरेशन मेरा प्री क्लियर हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे अपना बेस्ट इसमें देना चाहिए। एंड चूंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों ने पोस्ट ऑफिस में सर्व कर रखा है, तो फैमिली सपोर्ट मुझे पूरा मिला। एंड मैं कहीं बाहर ट्यूशन करने नहीं गई, बस मैंने प्रैक्टिस मॉक मैंने परचेज किया और मैं उसे देने लग गई। और मैंने एनालिसिस खुद को किया। और वी ऑल नो दैट वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो मैंने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया एंड उसी को एम करते हुए मैंने एसएससी सीजीएल 2020 निकाला, एसएससी सीएचएसएल भी निकाला, मैं एसबीआई कलर के मेंस तक भी बैठी हूँ, आईबीपीएस पीओ के मेंस भी मैंने दिया है। तो इस ईयर मेरे लिए काफी हैप्पी था क्योंकि मैं जितने भी एग्जाम्स दे रही थी वो सारे क्लियर होते जा रहे थे। हाँ, तो बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, और जो अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों का प्रीलिम्स निकलता है, 2 साल हो जाते हैं, पर आप फाइनल जो एक विक्ट्री आपको चाहिए होती है या फिर जिस चीज़ के लिए आप सारी मेहनत कर रहे हो तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। बट वो एक टाइम होता है, जैसे ही वो आप कह लीजिए कि आपकी मेहनत एक तरीके से सफल हो जाती है, पूरी हो जाती है, जो भी कमियां रहती हैं वो सब सब्सिडाइज हो जाती हैं, तो आप फिर देखते हो कि हर एग्जाम निकलने लगा है। मतलब मेंस तक तो आप सारे एग्जाम निकाल पाते हो, शायद इंटरव्यू रह जाए कुछ मार्क्स से। बट बहुत लोगों की जर्नी में ऐसा है कि अगर 2 साल उनका कुछ नहीं हुआ तो तीसरा साल बिल्कुल ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स वो लोग निकाल लेते हैं। तो जो बच्चों को भी ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप घबराओ मत, ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जब सब चीजें आपके साथ होंगी कि आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि प्रीलिम्स तो छोड़ो, आप मेंस में भी इतना नहीं डरोगे फिर कि मेंस कैसे निकलते हैं। तो अ, आपने कोचिंग कोई नहीं ली, मतलब आपने कोई कोर्स नहीं लिया, कोचिंग नहीं लिया, आपने सिर्फ मॉक्स आप लगाते थे, बाकी जो भी प्रिपरेशन मटेरियल आई थिंक आप ऑनलाइन
ले लेते होगे, तो आ, आपके दिमाग में कभी था कि यार कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, या उसके बिना ही हो जाएगा? स्टार्टिंग में मैंने 2-3 महीने ऑफलाइन कोचिंग किया था, बट उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया था, तो उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। हम्म, और बाकी बच्चों की तरह मेरा भी लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था वो पूरा बर्बाद गया था। बट आफ्टर दैट सेकंड लॉकडाउन को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हम्म, सो तो आपने जैसे बोला कि बीच में जैसे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी, और फिर आपने अपने आप को वापस चैलेंज किया। तो कई बार होता है ऐसा कि मतलब आप प्रिपरेशन से दूर हटने लगते हो, तो उस टाइम पे फिर क्या किया? मतलब अपना मतलब अंदर डर था कि यार मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, या ये चीज थी कि नहीं अब थोड़ा सीरियस होना है? उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को वापस पुल बैक किया एक तरीके से कि नहीं अब मुझे सीरियसली वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा? लास्ट ईयर मैंने जब बैंक के एग्जाम्स देने शुरू किए, और उसके पहले तो मैंने प्रिपरेशन बैंकिंग की करनी रखी थी, बट जब मैंने एग्जाम्स दिए उस टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर आप थोड़ा वर्क अपने आप पे और करोगे तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने पढ़ रखे थे, बस मुझे उसे थोड़ी सी पॉलिश करनी थी। हम्म, तो मैंने फिर सेकंड लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, मैंने अपने आप पे बहुत हार्ड वर्क किया, एंड आफ्टर दैट आई क्लियर ऑल हाँ। बैक टू बैक। तो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो भी पूर्णिमा ने बोला कि उनको टॉपिक्स पता थे, सिलेबस उन्होंने कई हद तक पढ़ी रखा था, बस एक थोड़ा सा गैप था। मैं अगर उसको डिफाइन करूँ तो ठीक है, एक अगर एस्पायरेंट इधर है उसको ए से डी तक जाना है, बट बहुत बच्चे बी सी, मतलब सी प्लस कह लीजिए आप, अगर डी तक नहीं पहुंचे, अगर डी इज योर एंड गोल, तो कई बार क्या होता है कि बहुत लोग इसी जोन में फंसे रहते हैं। मतलब ये जो सी से डी के बीच का गैप है, बहुत बड़ा गैप नहीं होता, बट उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट एक्चुअली ऐसे होता है कि पूर्णिमा भी बेटर बता पाएंगी कि ठीक है आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस पे आते हैं, तो मेंस पे बहुत बच्चे सिर्फ मॉक्स लगा रहे होते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर रहे होते, क्योंकि मेंस में इट इज अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपके ओवरऑल रिजल्ट पे। तो पूर्णिमा आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें थी जो आपको पॉइंट सी से डी पे ले गए, कि ये छोटी चीजें चेंज करने से अपने लाइफस्टाइल में, अपने प्रेपरेशन में, टेक्निकली भी ऐसे कौन से आपने चेंजेस किए कि जिससे आपको एक रिजल्ट दिखने को मिला कि यार नहीं ये चेंज करने से ये इम्पैक्ट आया? सबसे पहले मेंस क्लियर करने के लिए तो ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस ये सब रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि अच्छा प्री निकल जाएगा तब हम मेंस के वक्त 6 महीना का लास्ट करंट अफेयर्स देख लेंगे। हम्म, बट मैंने ऐसा नहीं किया। प्रैक्टिस मॉक्स में जो फ्री क्विजेज होते हैं हम्म, वो करंट अफेयर्स के, वो मैं रेगुलर बेसिस पे लगा रही थी। तो हम्म, ये मुझे एग्जाम में काफी हेल्प किया, और ये कह सकती हूँ कि ये मेरा प्लस पॉइंट था जो मुझे बाकियों से अलग किया, क्योंकि करंट अफेयर्स में इस बार का जैसा क्वेश्चन था वो काफी बच्चों को टफ लग रहा था। हम्म, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस कर रखा था, तो मुझे उतना ज्यादा वो एग्जाम में टफ नहीं लगे। हम्म, तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते रहें। आप ऐसा ना सोचे कि बस आपका प्री निकल जाएगा, देन आफ्टर आप मेंस में आप लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओगे। वो एट दैट पॉइंट आपके पास प्री से मेंस के बीच का टाइम गैप बहुत थोड़ा होता है। उस बीच में आप रिवीजन के तौर पे उसे यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली वो हम्म, पूरी तरीके से आप कंठस्थ वो आप करके नहीं जा पाओगे। देन आफ्टर रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको सेक्शनल लगाने चाहिए, क्योंकि प्री का लेवल और मेंस का लेवल इस काफी बड़ा गैप हो जाता है। आप अगर केवल प्री का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप आई डोंट थिंक सो मेंस के क्वेश्चन आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि मेंस में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने आने चाहिए, आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। आपका टाइम लिमिट है, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाने होंगे, इसीलिए आप सेक्शनल्स लगा सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए मैं कहूँगी कि मॉक्स एनफ होते हैं, वो आपके प्रैक्टिस इस तरीके से कर देते हैं कि आप मेन एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाते हो।
तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं इधर पकड़ पा रहा हूँ, एक था करंट अफेयर्स का, एक था सेक्शनल। तो करंट यस। अफेयर्स एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ, मतलब बहुत बच्चों को लगता होगा यार बोरिंग है, या फिर आपको क्या कहते हैं रोज पढ़ना पड़ेगा, कहीं से कुछ प्रिंट आउट्स निकालने पड़ेंगे और अखबार पढ़ना पड़ेगा, ये सब ठीक है, मैं वो बात एक हद तक मानता हूँ कि रोज वो शायद चीज करना मुश्किल है, जब करना होगा तो सब करते ही हैं। बट अगर आपको एक हैबिट बनानी है तो क्विजेस से अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी आता है क्विजेस में, अगर आप जीरो भी स्कोर कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यस। सीधा सा लॉजिक है कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस के गो थ्रू तो कर रहे हो, आपकी नॉलेज वैसे तो थोड़ी थोड़ी एनहांस हो रही है ना रोज। क्विज में इज यस। ऑलरेडी, मतलब एक ऐसा इंटरैक्टिव चीज होती है कि ठीक है आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा आपको नहीं आता पर आपको एटलीस्ट सही आंसर हाथों हाथ पता तो लग रहा है। ये कोई रीजनिंग या मैथ्स का क्विज तो है नहीं कि जिसमें आपको चीजों में डीप डाइव करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है कि इसका एक सही आंसर होगा और वो आपको हाथों हाथ पता लग जाएगा। तो आई थिंक क्विजेस तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि रोज करंट अफेयर्स के क्विजेस लगाने हैं, भले ही प्रीलिम्स का टाइम चल रहा हो, मेंस का चल रहा हो, इनफैक्ट इंटरव्यू का भी चल रहा हो, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्या आ जाए, कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो वो आपको अल्टीमेटली हेल्प ही करने वाला है। दूसरा जो है सेक्शनल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग और स्पेशली मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपका टाइम मांगते हैं आपकी एनहांसमेंट में। अगर आप किसी टॉपिक में फंसे हो, आप पजल में फंस रहे हो या क्वांट के किसी टॉपिक में फंस रहे हो, तो आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। सेक्शनल देने में आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि अ, आप पहली बात तो, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाते हैं, तो मॉक मॉक टेस्ट का देखो हमेशा एक टाइम पीरियड है, आप उसी हिसाब से अपनी एनर्जी उसमें लगाओगे। पर सेक्शनल में एटलीस्ट आपके पास थोड़ी फ्रीडम हो जाती है कि यार आप कितना पानी में हो आपको पता लग जाता है। मॉक में अल्टीमेटली आप डिप्रेस भी हो जाओगे कई बार, क्योंकि मॉक में आपको आंसर करना ही है, नहीं निकला छोड़ोगे आगे बढ़ोगे जो भी करोगे, बट अपने टॉपिक्स को वो, मतलब एक वो बात जो फिनिशिंग वाली बात थी, जो मैंने बोला कि सी से डी के बीच का जो गैप है, तो वो स्पेशली मेंस के टाइम पे सेक्शनल इसलिए लगाने चाहिए कि यस। आपको पता लग जाए कि जो भी आपके पकड़ है जिन टॉपिक्स पे उनको और बेटर कर पाओ, और क्वेश्चन सिलेक्शन को और इम्प्रूव कर पाओ। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो जैसे अभी आप अभी अच्छा अभी करंटली आपका क्या है, जैसे अभी आपका आईबीपीएस क्लर्क निकल गया, सो आर यू गोइंग टू टेक द जॉब, या फिर अभी आप कुछ और चीज़ों का वेट कर रहे हो, आरबीआई असिस्टेंट का वेट कर रहे हो, अभी आपके दिमाग में उसके रिगार्डिंग क्या चल रहा सर जॉब तो मुझे ले लेना है, क्योंकि है? एज अ बिंग गर्ल वो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। हम्म, एंड बाकी मेरा फोकस आगे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ पे भी है, तो मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूंगी। हम्म, और मैं इस साल टारगेट करूंगी कि वो भी निकल जाए, क्योंकि बहुत थोड़े से मार्जिन से मेरा वो चूका है। तो अच्छा। इस साल मैं उसे ग्रैब करने की कोशिश करूंगी। हम्म, अच्छा आपने ये भी बोला था कि आपका एसएससी सीजीएल पूरा निकल गया था या फिर प्रीलिम्स मेंस में ही कुछ था ऐसा तो कुछ? सर मैंने प्रीलिम्स और मेंस दिया है और डिस्क्रिप्टिव उसका हुआ है, बट अभी रिजल्ट उसका अभी अच्छा आना हाँ बाकी है। बहुत हाँ। ये हम्म, सब। समझ गया। ठीक है, तो आ, आप मुझे अब नेक्स्ट मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था, ठीक है, और वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, और जो एक थर्ड सब्जेक्ट कह लेते हैं या फोर्थ भी कह लेते हैं, जैसे जीए में आपने बोला आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि आपकी जीए अच्छी हो गई थी, तो ये सब। चीज़ों को बैलेंस आउट कैसे किया अपनी प्रिपरेशन में? सर मेरा रीजनिंग काफी अच्छा था, मैं उसे पूरे एक्यूरेसी के साथ बनाती थी। और एग्जाम में भी वैसा हुआ, मैंने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 16 आउट ऑफ 16 मुझे रीजनिंग में आ गए थे। वो, मेरा वीक सेक्शन थोड़ा सा इंग्लिश था, हम्म, क्योंकि मैंने बचपन से उतने इंग्लिश पे फोकस नहीं किया था। हम्म, बट आफ्टर गिविंग मॉक्स वो धीरे धीरे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने एग्जाम में थोड़े सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही इंग्लिश के लगाए थे, तो जिससे मेरा एक्यूरेसी मेंटेन रहा और गलत होने के चांसेस कम हुए। तो ये मेरा। अच्छा ठीक है, तो इंग्लिश में आप मुझे बताओ, जैसे आपने बोला ना इंग्लिश कमजोर थी आपकी, तो इंग्लिश, जैसे आपने ये भी बोला कि आपने बहुत सिलेक्टिवली क्वेश्चंस चुने एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन में, पर सिलेक्टिवली चुनने का मतलब भी है कि अगर पहले 5 क्वेश्चंस लगा रहे थे तो अब जाके 10-15 पे तो पहुंचे होगे।
मैं ये तो नहीं, yes, मतलब ठीक है पूरे क्वेश्चंस तो इंग्लिश के नहीं करने एक्यूरेसी के साथ, जैसे आपने रीजनिंग में किया, वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, बट ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से 15 क्वेश्चन तक की जो जर्नी है, तो इंग्लिश में ऐसे, क्योंकि इंग्लिश बहुत बच्चों की कमजोर होती है, तो उनको इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा डर लगता है, और कई बार वो कट ऑफ्स के चक्कर में भी सोचते हैं कि यार बिल्कुल ही अटेम्प्ट मत करो, या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। तो इंग्लिश में आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपने अपने ग्रामर और टेंसेस पे काम किया, या फिर उसमें भी क्विजेस का यूज किया, आपने कैसे ट्रैक किया कि यार आपकी इंग्लिश बेटर हो रही है, तो व्हाट वर द मीडियम्स, मतलब ऐसे कौन सी चीजें थी जो आपने इंग्लिश में स्पेसिफिकली करी आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? सर इंग्लिश स्टार्टिंग से मैंने इंग्लिश की थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज ले ली थी, जो मैंने जैसे बताया 3-4 महीने मैंने ऑफलाइन ट्यूशन किया था। हम्म, एंड आफ्टर दैट मैं उसे खुद से सेल्फ स्टडी करने लगी। एंड बाय गिविंग मॉक्स मैंने एनालिसिस जब करना शुरू किया, हम्म, तो उससे मुझे पता लगने लग गया कि अच्छा यहाँ पे ये गलत हो रहा है। हम्म, नॉट ओनली इन 1 मार्क, वो मॉक देते देते वो मेरे इम्प्रूवमेंट मेरे में दिखने लगा। पहले मैं जब लगाती थी तो बस हार्डली 6 से 7 नंबर आते थे, हम्म, बट आफ्टर दैट वो धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करने लग गया वो मार्क्स। एंड देन आफ्टर 14 to 15 एंड इवन मोर वो मार्क्स आने लग गए। हम्म। तो ठीक है, इंग्लिश का आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब एक चीज ये, मतलब पढ़ाई से उतनी रिलेटेड नहीं है ये, दिस इज मोर अबाउट द माइंडसेट, कि क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जहाँ जहाँ पे इतने सारे एप्लीकेंट्स हो, कंपटीशन हो, फेलियर भी आपको मिलता है, सब कुछ होता है, आपका हर दिन अच्छा नहीं जाता। तो आ, आप भी कभी ना कभी एक मोमेंट तो आया होगा, मतलब सबके साथ होता है कि गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब इतने मार्क्स से रह गया, या कुछ भी नहीं हो रहा है, दूसरे से आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो कि किसी और का निकल गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है, मेरा नहीं निकला है। तो उसमें आपने अपने आप को फिर क्या समझाया, मतलब अल्टीमेटली हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट विशियस सर्कल, कि यार क्योंकि अगर कोई बच्चा उसमें फंस गया है कि यार मेरे से नहीं हो सकता, दूसरे शायद मेरे से अच्छे हैं, या मेरे में ही कोई दिक्कत है, तो पहली बात तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, और हुआ तो हाउ वर यू एबल टू कोप विद इट? ये ऐसा हुआ था कि मेरे जो सराउंडिंग के लोग थे वो हाँ। मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते थे। अच्छा। और ऐसा, यस सर, और ऐसा भी हुआ है, मतलब एक पंडित जी ने मेरी मम्मी को कहा था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो एट दैट वेरी डे आई डिसाइडेड कि मुझे सरकारी नौकरी तो करनी है। अच्छा। ठीक है, और वो भी जो मतलब मिसकंसेप्शन मेरी मम्मी के माइंड में क्रिएट किया जा रहा था, तो उसे मुझे तोड़ना था। एंड मुझे सोसाइटी को प्रूव करना था दैट आई एम एबल टू डू दैट। एंड उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लिया। मैंने अपने रूटीन को बहुत डिसिप्लिन वे में मैनेज किया कि मुझे हर दिन 2 सेट्स लगाने हैं, एंड उसका एनालिसिस भी एट द सेम डे ही करना है। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता था। एंड ये मेरे फैमिली में जैसे मैंने बताया मेरे दादाजी और पापा जी गवर्नमेंट जॉब से हैं, तो मुझे पता है कि वो काफी अच्छा होता है। मतलब मैंने वैसी लाइफस्टाइल देख रखी है, तो मुझे करना था। और मेरे फैमिली में जैसे हम 3 बहन और एक भाई है, और भाई सबसे छोटा है, तो पापा को थोड़ा सा हेल्प भी करना था कि हाँ नहीं मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तो उसके लिए भी मैंने अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग बनाया कि नहीं तुमको करना है। एंड या मैंने अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे पूरी अच्छी तरीके से वर्क किया। जो मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स थे मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, अपने आप पे मैंने भरोसा रखा। दुनिया वाले जो भी बोले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बस अपने आप को इतना बना लिया कि नहीं आपको बस आप थोड़े से मेहनत करो, आप जरूर सक्सेस हासिल करोगे। तो अपनी मम्मी को बोलना एक बार अभी आप आज, कि जो पंडित जी को दक्षिणा दी थी वापस ले ले, क्योंकि यस सर। वो एक बार पंडित जी को बुलाना जरूर घर पे वापस, और खाना खिलाते हुए बोलना कि ये कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई उनकी, तो ये जरूर करना। ठीक है, तो
मतलब आपने तो वैसे जो भी ये लोग देखेंगे, ठीक है, पंडितों का बिजनेस आप कम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अच्छी बात है आपने, मतलब अल्टीमेटली मतलब ये वही है कि सेल्फ बिलीफ और ये होना चाहिए, मतलब कोई हमारे लिए कुछ चीजें डिफाइन कर दे कि हमारे पास ये होगा नहीं होगा, नहीं फर्क पड़ना चाहिए उससे। तो क्योंकि बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है ये, मतलब ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपकी कॉलिंग नहीं लग रही है, आपको आपको नहीं करना, आपको कुछ और करना है लाइफ में, आप कर सकते हो। पर अगर आपको करना है और आप करना चाहते हो, जैसे पूर्णिमा का था कि घर में है काफी लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, उन्होंने वैसा लाइफस्टाइल देखा हुआ है और उन्हें अपने लिए भी वही चाहिए अल्टीमेटली। मतलब बड़ी पिक्चर यही है, जैसा लाइफस्टाइल आप अपने लिए विजुअलाइज करते हो, जैसे आप अपनी लाइफ देखते हो कि मुझे, हाँ ठीक है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो तो उस पर आप एक्शन लोगे ना। तो अगर है आपका एम कि मुझे एसबीआई निकालना है, आईबीपीएस निकालना है, वट एवर एग्जाम यू वांट टू क्रैक, तो ठीक है उसमें टाइम लगेगा जो भी होगा, बट प्लीज अपने आप को कंपेयर करना छोड़ो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उससे नहीं कुछ होने वाला। आप जो जर्नीज हम एक दूसरे की अपने आप से कंपेयर करते हैं, आप हमको कोई आइडिया नहीं है सामने वाला किस प्रोसेस के थ्रू निकला है, उसका क्या बैकग्राउंड है। खुद का जो बैकग्राउंड है आपको सिर्फ वो पता है, आप हर किसी के बैकग्राउंड के बारे में जान भी नहीं सकते। पर हाँ, शायद इस इंटरव्यू के थ्रू आप जान पाते हो कि हाँ, कि किसी को लग गए 2-3 साल शायद मेहनत करते हुए। तो सेम पूर्णिमा की भी वैसी स्टोरी है, मतलब स्पेशली मुझे तो एसएससी वालों के लिए इतना बुरा लगता है कि क्योंकि उनके हाथ में तो जॉब अब होनी चाहिए, वो कोर्ट केस चल रहा है, डेट्स नहीं आ रही हैं वगैरह वगैरह, एनटीपीसी का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इनफैक्ट उन्होंने एनटीपीसी भी दिया हुआ। तो मतलब ये तो एक अलग टाइप का मतलब वो हो गया ना कि ठीक है इंटरव्यू ना निकलने पे बहुत बुरा लगता है, बट जब जॉब अब हाथ में आपके सामने और ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, तो वो उससे भी ज्यादा बुरा लगता है लोगों को। तो फिर भी उन्होंने उसके बाद एग्जाम्स दिए और अभी भी वो आगे सोच रही है कि मुझे एसबीआई पी आईबीपीएस भी देना, जो और भी अच्छी बात है। तो ग्रोथ होनी चाहिए। तो लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपसे पूर्णिमा कि जैसे आपने बोला आपने कोचिंग नहीं ली थी, आपने प्रैक्टिस मॉक पे रिलाई किया, तो हाउ डिड यू फाइंड प्रैक्टिस मॉक, मतलब प्रैक्टिस मॉक का ऑनेस्ट रिव्यू क्या है आपका कि व्हाट वुड यू से फॉर प्रैक्टिस मॉक? प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक्स होते हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का लेवल एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो आप एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन मेरे सामने आ गए हैं। वो आपने पहले कर रखे होंगे। आप कहते हैं ना थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ तो आप उससे नीचे भी आ रहा है तो आप इजीली कर पाओगे। तो उसी वे में प्रैक्टिस मॉक ने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया एग्जाम में। जैसे मैंने मॉक्स दे रखे थे एग्जाम्स टाइम पे, मुझे ऐसा बहुत फियर टाइप फील नहीं हुआ कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस है, वो मैं कर पाई इजीली। समझ गया। तो मैं, अच्छा बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे हमारे पास ना कमेंट सेक्शन में मेल्स पे बहुत आता है कि लेवल थोड़ा, मतलब लेवल ज़्यादा है थोड़ा, या फिर बहुत लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि प्रैक्टिस मॉक का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक्चुअली जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर में एक स्कूल है, महेश्वरी स्कूल करके कुछ है। तो उस स्कूल का जो मैथ्स का रिजल्ट आता है पूरे सिटी में बोर्ड्स में हाईएस्ट आता है, मतलब अगर वहाँ पे पूरे बैच में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 90 बच्चों के 95 आते हैं मैथ्स में। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। प्री बोर्ड्स में सब फेल होते हैं, सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर इतना हाई लेवल पे सेट करते हैं कि बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो जब बोर्ड का पेपर उनके पास सामने आता था तो वो उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता था कि क्या मजाक है, तो वो कर पाते थे। तो प्रैक्टिस में उतना भी हाई लेवल नहीं जा रहा है, क्योंकि ठीक है वो भी गलत हो जाएगा कि हम बिल्कुल ही ऐसा कर देंगे आपके स्कोर ही ना है। बट अगर मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं कि आपने 2-3 मॉक लगाया और आपकी परसेंटाइल अच्छी आ रही है, कुछ वैसा हो रहा है, तो बॉस कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। तो आप ऐसी जगह पे मत फंसना कभी, हमेशा चैलेंज करना है अपने आप को। मॉक्स का रीजन वही है, मतलब एक है कि आपको एग्जाम
का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। दूसरा है कि एक एडेड एडवांटेज अगर प्रैक्टिस मॉक दे रहा है तो ये है कि अगर लेवल इजी आ जाएगा बहुत तब भी आपके बल्ले बल्ले हैं, अगर लेवल टफ आ गया थोड़ा तब भी आप उसे झेल जाओगे। तो अगर आप एक एस्पायरेंट और दूसरा ऐसा है कि जिसने पूरी टेस्ट सीरीज ऐसी लगाई है कि जी उसके तो 90 परसेंटाइल से नीचे ही मार्क्स नहीं आए, कभी उसने कुछ लो मार्क्स देखे ही नहीं, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो वही एक रीज़न है कि ऐसा क्यों है। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन वंस अगेन पूर्णिमा, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आपकी, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी जॉब के लिए भी, जो भी आपकी पोस्टिंग आएगी अभी। और आने वाले एग्जाम्स भी आई होप आप निकाल पाओ, अगर IBPS हो SBI हो आपको करना है तो आई वेरी सिंसियरली आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत ही जल्दी इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा सबको। एंड ऑल द व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत ऐसे इंटरव्यूज आने वाले हैं, जैसे मैंने बोला IBPS का रिजल्ट आया है तो लॉट ऑफ इंटरव्यूज आर लाइंड अप, बहुत लोग अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं आपने भी कोई एग्जाम क्रैक किया है तो आप मेल कर सकते हो हमें डायरेक्टली, आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पे हमें मेल कर सकते हो। सो थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।